नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 132 में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं टेक्निकल महाप्रतियोगिता जो पार्ट 5 कराया गया था, उस टेस्ट का जो हमने टेस्ट सॉल्यूशन वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें कुछ एरर था, कुछ गलतियां थी, तो इसलिए उसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, वहां से हटा दिया है। तो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो वीडियो। तो उसके लिए हमने बताया था आपसे कि एक नया वीडियो बनाएंगे और उसमें टेस्ट सॉल्यूशन वीडियो सही से कराएंगे, क्योंकि वो ट्रायल वीडियो था और बाय मिस्टेक अपलोड हो गया था। तो उसके लिए मैंने आपसे बता भी दिया था कि इसका जो सॉल्यूशन वीडियो है सही तरीके से मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा लगता है कि आप लोग जब कमेंट करके बताते हो कि सर यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई, तो अच्छा लगता है कि वहाँ पर हम लोग और अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपने कमेंट के माध्यम से हमने सूचित करते रहें और सही जानकारी हम आपको दे पाएँ, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पर जो 4th नंबर है, तो उसमें पूछ रखा है फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफिएबल सॉलिड आर क्लासिफाइड एज। ये पूछता है कि जो फ्लेम है, जो कि लिक्विड फ्लेम होती है, उसको किस मतलब वर्ग में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं या रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो हमने जैसे बताया था कि जो बी क्लास की फायर होती हैं वो लिक्विड फायर में आता है। तो लिक्विड फायर में यहाँ पे बी क्लास की फायर होती है, तो आपका जो बी ऑप्शन होता है क्लास बी फायर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, हाईलैंड एक्सटिंग्विशर्स कंटेन हेलन सामको में है। तो हाईलैंड एक्सटिंग्विशर आपको पता है ये ग्रुप डी की क्लास के लिए है, जो हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आपको जानकारी यहाँ से मिल जाता है कि हम लोग इसका प्रयोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोक्लोराइड, फ्लोरोमेथेन, आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, और तीसरा है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिलता है और ब्रोमोक्लोराइड, फ्लोरोमेथेन भी मिलता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर इज आल्सो नोन एज विषमभुज कैलिपर, को ये भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जब विषमभुज कैलिपर की बात करें, मतलब जैनी कैलिपर, तो जैनी कैलिपर के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। जैनी कैलिपर के बारे में मैंने बताया भी था। इसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं, और इसको ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको जैनी कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जैनी कैलिपर सब एक ही नाम है। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी पूछे तो इसका ये भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने में मिल जाता है आपको, ऑड लेग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग कैलिपर। तो आपका जो ए ऑप्शन है ना, आउटसाइड कैलिपर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन के लिए। तो विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ इज क्रस्ट, पृथ्वी के बाहर हिस्से में कौन सी धातु अधिक पाई जाती है। तो अगर बाहरी हिस्से की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने एक सूत्र फार्मूला याद किया था, सियाल मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद एल्युमिनियम पाई जाती है। तो हम लोग को मालूम था इस चीज को फार्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम और आयरन, लोहा। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन अगर बात करें तो 4 ऑप्शन में आपको सियाल जो था, सियाल में एल जो होता है वो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम से मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन में कि स्टील हैविंग 18% क्रोमियम एंड 8% निकिल इज कॉल्ड, मतलब 18% क्रोमियम और 8% निकिल इस्पात को कहा जाता है। तो अगर जब 18% क्रोमियम और 8% निकिल की स्टील की बात करें तो आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारा यहाँ पर स्टेनलेस स्टील बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आता है, जो कि 4 ऑप्शन दिया है, हाई स्पीड स्टील, मराजिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील। तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इज मेड ऑफ राट आयरन, क्यों कृषि उपकरण पिटवा लोहे से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो आपको पता है कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब जंग प्रतिरोध के लिए हम क्या करते हैं, कृषि उपकरण को बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलता है, लो कॉस्ट कम लागत वाला, हैवी वेट भारी वजन की वजह से, कोरोजन रेजिस्टेंस जंग प्रतिरोध की वजह से, बियर रेजिस्टेंस घर्षण प्रतिरोध की वजह से। तो यहाँ पर आपका कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी जंग प्रतिरोध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर।
तो फ्रेंड्स अगर 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में दे रखा है मेटल विच बर्न ऑन एक्सपोजर टू एयर आर बेस्ट स्टोर्ड। धातुएं जो हवा में खुली होने पर जल जाती हैं को में अच्छी तरह से स्टोर किया जाता है। मतलब किसमें अच्छी तरह से स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडर वाटर, पानी के अंदर। फिर सेकंड है अंडर अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर। थर्ड है अंडर वेनिजर, सिरके के अंदर। फिर फोर्थ है अंडर केरोसिन, मिट्टी के तेल के अंदर। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जिस तरह देखने को मिल रहे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए ऐसी धातु कौन सी है जो हवा में जल जाती है। तो आपको यहाँ पर जो 10 नंबर का राइट आंसर निकल के आता है वो डी ऑप्शन निकल के आता है, मिट्टी के तेल के अंदर। तो फ्रेंड्स मिट्टी के तेल के अंदर हमने बताया था अंडर केरोसिन के अंदर रखते हैं, जो कि क्या होता है, सोडियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो अगर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की बात करें तो उसका यूज कहाँ करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से वेल्डिंग प्रक्रम अनुभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ 11 नंबर का जो है 4 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, सेल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, CO2 सेल्डेड वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिछली बार क्या हुआ था, जो हमने टेस्ट सोल्यूशन वीडियो कराया था उसमें CO2 लगा दिया था, जो कि बिल्कुल गलत था। तो लास्ट में जब आप लोगों ने बताया मेरे कमेंट के माध्यम से और ग्रुप में भी काफी डिस्कस हुआ, तो हमने देखा कि वहां पर हमने गलत बता दिया था, क्योंकि मुझे जानकारी था वो जो गलत आंसर की वजह से मैं बताता चला गया जल्दबाजी में और अपलोड हो गया वो गलत वीडियो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इस बार मैंने जो बनाया है तो इसमें सही करेक्ट आंसर कर दिया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब 11th का ए हो जाएगा, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जिसे बोलते हैं, या गैस इनर्ट वेल्डिंग जो होता है वो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टिग होता है, टैग होता है, 2 प्रकार की वेल्डिंग होती है ना। तो ठीक है, यहाँ पर जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग हो जाएगा। और इसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है विच फ्लेम इज यूज फॉर गैस कटिंग। निम्न में से कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है। तो अगर 12 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपको गैस कटिंग की अगर बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला जो होती है गैस कटिंग के लिए प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, नाइट्राइडिंग फ्लेम। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली जानते हैं इसका, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। ठीक है ना, इसमें याद करने की जरूरत, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का ही यूज करते हैं जब हमें कोई मेटल को काटना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर, द गैस फ्लेम कंटेनिंग रिलेटिविटी मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन एसिटिलीन इज कॉल्ड। एसिटिलीन गैस की मात्रा से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाने पर ज्वाला बनती है। जब एसिटिलीन गैस में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिला देते हैं तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग बन जाता है। अगर वही चीज अगर पूछे कि एसिटिलीन की मात्रा से, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक एसिटिलीन की मात्रा मिला देते हैं तो वहां पर कार्बोडाइजिंग होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो सटीक आंसर मिलना चाहिए था वो सटीक आंसर पिछली बार कुछ गलत हो गया था, लेकिन मैं अब इस बार जो बताया है तो वो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मिल जाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको करेक्ट आंसर इसको चॉइस कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप कमेंट के माध्यम जरूर बताएं कि आपने पिछली बार जो वीडियो देखा था टेस्ट सोल्यूशन, उसमें जो हमने गलत क्वेश्चन बताए थे उसको मैंने इस बार सही कर दिया, तो इसको जरूर देख लें, एक बार वॉच कर लें अच्छे से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चैम्बर। उच्च निर्वात कक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा वेल्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर उच्च निर्वात कक्ष की बात करें तो यहाँ पर जब वेल्डिंग की बात करें तो हमने बिल्कुल करेक्ट बता रखा है आपको, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्या होता है, हम लोग हाई वैक्यूम में जो होता है वहां पर यूज करते हैं चैम्बर बना के। ठीक है, आर्क वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इस करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका 15 नंबर, द विड्थ ऑफ कट प्रोड्यूस्ड इन गैस कटिंग ऑपरेशन इज नोन एज। तो यहाँ पर गैस कर्तन प्रचालन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को कहा जाता है। तो अगर उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है 15 में। एक होता है गर्तन, एक कर्व, एक ड्रैग, एक बेबल। तो यहाँ पर कर्व जो है बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इफ ये वर्कर हैज सफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक
ही शुड बी। यदि एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। गिवन एन एल्कोहलिक ड्रिंक, एल्कोहलिक पेय पिलाना चाहिए। गिवन ए कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए। मेड टू वॉक, चलने को कहना चाहिए। केप्ट वार्म एंड कवर्ड। तो फ्रेंड्स जो 16 का यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, उसे गर्म रखना और ढकना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं इसका करेक्ट आंसर का जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। द आर्क यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज ये। कह रहा है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में देखा जाए तो वहां पर हम लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज का प्रयोग करते हैं, जो कि हाई वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज, लो वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज, लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज, हाई वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज। मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपको करेक्ट मिल जाता है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस हार्डनिंग प्रोसेस। लेकर कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक पृष्ठ कठोरण प्रक्रिया नहीं है। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी पृष्ठ कठोरण प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए केस हार्डनिंग प्रोसेस, तो केस हार्डनिंग प्रोसेस यहाँ पर क्या हो, राइट आंसर जो निकल के आता है वो आपका कार्बोराइजिंग, ये क्या है, केस हार्डनिंग प्रोसेस है। साइनाइडिंग केस हार्डनिंग प्रोसेस है। नाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग प्रोसेस है। जो टेम्परिंग है ना, तो टेम्परिंग हमारा जो है वो क्या है, केस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। टेम्परिंग ऑपरेशन रिजल्ट इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज गिवन बिलो। पाइनन प्रचालन के परिणाम स्वरूप निम्न अनुसार यांत्रिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन रिड्यूस टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, लघुकृत तनन सामर्थ्य और कठोरता। पाइनन प्रचलन को वो बात कर रहा है। पाइनन प्रचलन होता क्या है, वो होता है टेम्परिंग ऑपरेशन होता है। तो अगर फ्रेंड्स टेम्परिंग ऑपरेशन की बात करें तो रिड्यूस टेंसाइल स्ट्रेंथ इन हार्डनेस, लघुकृत तनन सामर्थ्य कठोरता, ये भी होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज टफनेस एंड डक्टिलिटी, तो इसमें क्या होता है, टफनेस बढ़ता है और डक्टिलिटी घटता है, तो कड़ापन और तन्यता में वृद्धि, ये भी होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिलता है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग कार्बन टू लो कार्बन स्टील टू गेट ये हार्ड सरफेस इज कॉल्ड। कठोर पृष्ठ प्राप्त करने के लिए कम कार्बन वाले इस्पात में कार्बन उत्प्रेरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग कार्बन की लो कार्बन की स्टील की बात करें तो यहाँ पर जो हार्ड सरफेस होता है ना, मतलब कठोर पृष्ठ प्राप्त करने के लिए तो हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स जो 20 नंबर का आपका करेक्ट आंसर निकल के आता है, तो यहाँ पर कार्बोराइजिंग करते नहीं है, हम केस हार्डनिंग की बात कर रहा है। तो केस हार्डनिंग क्या करते हैं, केस हार्डनिंग हम करते हैं, मतलब पृष्ठ को क्या करेंगे, कठोर बनाएंगे, और वो भी कार्बन उत्प्रेरण की प्रक्रिया। तो ठीक है, तो कार्बन उत्प्रेरण किसमें करते हैं हम लोग। अगर 20 नंबर का जो क्वेश्चन सटीक आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है सी ऑप्शन, मतलब कार्बोराइजिंग। यहाँ पर अनिलिंग, केस हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो कार्बोराइजिंग क्या करते हैं, एक बॉक्स होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें कोयला भर देते हैं, ठोस पदार्थ, और भर के उसमें मटेरियल को रख देते हैं जिसमें हमें कार्बन प्रतिशत को बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर कार्बोराइजिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आपको पूरा वीडियो वॉच करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि वो भी टेक्निकल प्रतियोगिता में भाग लेते रहें और सटीक आंसर का आप चुनाव करते रहें। और उसका जो टेस्ट सॉल्यूशन वीडियो है मैं उपलब्ध करा के और आपका इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, 21 नंबर है। इज ये सेमी सर्कुलर डिस्क एंड फिट्स इंट्रो ये सर्कुलर रेसेस इन द सॉफ्ट। सॉफ्ट में एक अर्धगोलाकार डिस्क है और गोलाकार रेसेस में फिट होता है। तो फ्रेंड्स अगर 21 की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि बता रहे हैं अर्धगोलाकार डिस्क होता है, गोलाकार रेसेस में होता है। तो यहाँ वुडरफ की आपको देखा होगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं हम लोग, तो वुडरफ की का जो ऑटोमोबाइल में सॉफ्ट होता है उसमें हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, पैरेलल की, जेबहेड की, फेदर की, वुडरफ की। तो वुडरफ की क्या है, आपका करेक्ट आंसर निकल के आता है 21 का डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इन स्पाइरल गियर रेशियो 1:1 एंड द सॉफ्ट एंगल इज। तो कह रहा है स्पाइरल गियर में अगर गियर में अनुपात 1:1 होता है तो सॉफ्ट
कोण में होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसको कमेंट करके बताना है, क्योंकि यहाँ पर काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कंफ्यूजन वाला सर क्वेश्चन है 22 नंबर जो है, क्योंकि जिन बच्चों ने दिया था, सौरभ यादव ने दिया था, तो सौरभ यादव के मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आए थे, और उन्होंने यहाँ पर कंफ्यूजन वाला बताया जिस प्रकार से मैंने देखा उनकी आंसर। तो यहाँ पर हमें काफी लड़कों ने कमेंट भी किया है। तो ठीक है, यहाँ पर जो गियर अनुपात है अकॉर्डिंग टू मी, मैंने देखा जैसा एनालिसिस किया तो उसमें 90 निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स ठीक है, शाफ्ट कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनको हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो 22 नंबर का वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा आप ध्यान रखना। ये 22 नंबर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था इसमें। इसी डाउटफुल इसलिए रखा गया था कि आने वाले एग्जाम में जिस प्रकार आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। पर्पज वही होता है कि कंपटीशन एग्जाम निकालने के उद्देश्य से बनाया जाता है, तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखते हैं। द मोस्ट कॉमन ज्योमेट्रिक फॉर्म यूज्ड गियर मैन्युफैक्चरिंग इज, तो 23 नंबर है, गियर निर्माण में सबसे सामान्य रूप से प्रयुक्त ज्यामितीय रूप है। तो अगर हम गियर निर्माण की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका स्पर डायमीटर निकल के आता है, मतलब लोस्टक व्यास। लेकिन आपको इसका भी करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्योंकि दो क्वेश्चन थे जो 22 और 23 नंबर ये डाउटफुल थे, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल थे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन ध्यान रखना है, एक क्या 22 नंबर और एक 23 नंबर। लेकिन जैसा कि मैंने आंसर बताया, आंसर बिल्कुल 90% सेवर है कि लोस्टक व्यास ही होगा इसमें, और इसमें 90 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स इसको कमेंट करके बताना है, यदि आपको इसमें लगता है कि इसका आंसर कुछ और होगा तो बताइएगा कमेंट करके, या ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर, द गियर रेशियो ऑफ इंडेक्स हेड इज, तो इंडेक्स हेड गियर का अनुपात जो होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स अगर 24 नंबर की बात करें तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट निकल के आता है, 40:1, यानी 50:1, 14:1, 40:1, 100:1। तो यहां पर दो ऑप्शन सेम, तो 14 और 40, आपको 14 और 40 में अंतर पता होना चाहिए। आपको जो 40:1 है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंडेक्स गियर हेड गियर का अनुपात जो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, विच गियर अरेंजमेंट इज यूज्ड चेंज द सर्कुलर मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल विदाउट चेंज इन स्पीड रेशियो। कह रहा कौन से गियर व्यवस्था का इस्तेमाल करके बिना गति अनुपात को बदले क्षैतिज के वर्तुअल गति को ऊर्ध्वाधर में बदल जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन से वर्टिकल मोशन में बदल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 स्पर गियर दिया गया है, 2 हेलिकल गियर दिया गया है, 2 बेबल गियर दिया गया है। तो फ्रेंड्स और फोर्थ ऑप्शन है वर्म एंड वर्म व्हील। तो आपको 25 नंबर का क्वेश्चन का जो सटीक आंसर निकल के आ रहा है वो 2 बेबल गियर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है, सिर्फ आपको 22-23 देखना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, विच इज द वीकेस्ट एलिमेंट इन ये फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग में सबसे कमजोर अंश कौन सा होता है। तो फ्लैंज कपलिंग की बात करें तो जो उसमें की होता है सबसे कमजोर अंश के रूप में जाना जाता है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, द कपलिंग यूज टू कनेक्ट 2 पैरेलल सॉफ्ट हुज एक्सिस ऑफ ऑफसेट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड। 2 समांतर क्षणों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला युग्मक को क्या कहा जाता है, जिनकी ध्रुव छोटी दूरी द्वारा अंतर्लभ होते हैं। अगर छोटी दूरी की बात करें और 2 समांतर छड़ को रखा जाए और एक युग्मक बनाया जाए तो आपको पता है युग्मक कहाँ बनता है। युग्मक हम क्या करते हैं, कपलिंग में बनाते हैं। तो कपलिंग में आपने देखा होगा कि कपलिंग में क्या होता है, हम 2 समांतर छड़ को अगर जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, यूनिवर्सल कपलिंग, ओल्डहैम कपलिंग, मफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग। तो 27 नंबर का यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, ओल्डहैम कपलिंग, जिसपे आप लोग डाउट क्लियर कर रहे थे। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थ्योरी में मैं पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी से अगर आप देखोगे, रिलेट करोगे तो सटीक आंसर मिल जाएगा। क्योंकि थ्योरी देखो मेन चीज होता है, पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, तब मजा आएगा, तब आपको भी अच्छा लगता है और जब आप लोग पढ़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप कमेंट के माध्यम बताते हैं सर ये क्वेश्चन का ये आंसर आपने बताया, ये करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर, इफ m इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ द गियर, t इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ, d इक्वल टू पिच सर्किल डायमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यदि
M इक्वल टू गियर मापांक होता है और T इक्वल टू दांतों की संख्या और D बराबर होता है चूड़ी वृत्त व्यास। तो क्या होता है इसका संबंध जो पूछ रहा है, तो संबंध अगर पूछने की बात करें तो M इक्वल टू D अपॉन T, इसका फार्मूला ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, M इक्वल टू T अपॉन D, M इक्वल टू D अपॉन T, D इक्वल टू M अपॉन T, T इक्वल टू M अपॉन D। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है 28 का B ऑप्शन, ये M इक्वल टू D अपॉन T बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपीआर रीजनल की वैकेंसी जो आई थी उसकी तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। मैं एमसीक्यू सीरीज भी चला रहा हूं और आपको थ्योरिकल भी सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां से आप तैयारी कर लीजिए और यदि आप कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है तो वो भी डीएन सर के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव कॉन्टैक्ट टाइप क्लच, निम्नलिखित में से क्या धनात्मक संपर्क प्रकार की पकड़ नहीं है। तो अगर धनात्मक संपर्क प्रकार की पकड़ की बात करें यानी पॉजिटिव कॉन्टैक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, स्क्वायर जैक क्लच, स्पाइरल जैक क्लच, टूथ क्लच, डिस्क और प्लेट क्लच। तो कह रहा है निम्नलिखित में से क्या धनात्मक संपर्क प्रकार की पकड़ नहीं है, यानी कि कौन सा पॉजिटिव जो है क्लच नहीं है। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्लच देखना है तो 29 नंबर का यहाँ पर डी ऑप्शन आपको निकल के आता है, क्योंकि टूथ क्लच, स्पाइरल जैक क्लच, स्क्वायर जैक क्लच ये मैंने बता रखा है आपको, ये क्या है पॉजिटिव क्लच के अंतर्गत आते हैं। और डिस्क और प्लेट क्लच जो है ये क्या है, ये आपका धनात्मक संपर्क क्लच नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। तो 30 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन ड्राइव्स प्रोवाइड नॉइजलेस एंड इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म होता है मतलब एक समान गति से, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर क्या है गैप नहीं है तो इसको अलग कर देना है तो मैं दिखाई देगा यूनिफॉर्म, फिर बाद में मोशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी चैन चालन ध्वनि रहित और एक समान गति प्रदान करती है। तो जैसा कि आपको मालूम है ब्लॉक चैन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सेकंड रोलर चैन, थर्ड इन्वर्टेड टूथ चैन, फोर्थ कन्वेयर चैन। तो इन्वर्टेड टूथ चैन में क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा दांते जो कटे होते हैं वो थोड़ा पास पास होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आवाज नहीं होता, नॉइजलेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। तो 31 नंबर का यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पुली फ्रॉम ए बी बेल्ट, बी बेल्ट के लिए किसी गरारी के अंतर्गत कोण का मान होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 20 से 30 डिग्री, 30 से 40 डिग्री, 60 70 डिग्री, 70 से 80 डिग्री। तो आपका 31 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आता है वो बी ऑप्शन, 30 से 40 डिग्री हम क्या करते हैं एंगल रखते हैं बी बेल्ट के लिए, जो गरारी के बीच में पुली और बी बेल्ट के जो एंगल होता है। ठीक है, वो एंगल आपको तभी जाके बेल्ट क्या होता है उस पर बैठता है पुली पे। ठीक है, तो एंगल 30 से 40 डिग्री रखते हैं, तो इसको याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग हैज योक ऑन ईच शाफ्ट, निम्नलिखित में से किस युग्मन में प्रत्येक शाफ्ट पर योक है। तो फ्रेंड्स 32 नंबर का जो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, यहाँ फ्लूइड कपलिंग, रिजिड कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, नॉर्मल कपलिंग। तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सल कपलिंग जो होता है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका राइट आंसर निकल के आता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल इज यूज्ड। तो श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं कि श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया था। मैंने जैसे पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसका प्रयोग पैटर्न मेकिंग में भी करते हैं और ढलाई में भी करते हैं और मोल्डिंग में करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया था, लेकिन मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा किया था वो पैटर्न मेकिंग में किया था। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाते हैं। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट निकल के आ जाते हैं। ठीक है, पैटर्न मेकिंग भी करते हैं, ढलाई में करते हैं, मोल्डिंग करते हैं। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट की बात करें, जो मैक्सिमम ज़्यादातर करते हैं वो हम पैटर्न मेकिंग में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी आंसर आप टिक किए होते तो हमने गलत आंसर नहीं दिया था। यहाँ पर तीनों ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर रखा था। मतलब आप अगर इन तीनों से किसी को ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते तो आपका राइट आंसर मिला होगा, क्योंकि नंबर हमने तीनों को राइट आंसर कर रखा था, एक 1 पॉइंट दे रखा था। तो आपने अगर इन तीनों में से किसी पे सिलेक्ट किया होगा तो आपको 1 नंबर जरूर मिला होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैंने जो भी है टेस्ट सॉल्यूशन वीडियो में इसमें बता दिया है कि इसमें कोई रॉन्ग आंसर नहीं है, सारा मतलब सही करेक्ट आंसर बता दिया गया है। सिर्फ 22-23 नंबर जो है उस पर कमेंट करके आपको बताना है, वो भी 90% सेवर रखिए, उसमें 99% सेवर हो जाइए कि वो करेक्ट ही है। लेकिन आपको एक बार से खुद से देख लेना है कि आपको कहीं डाउट तो नहीं लग रहा है उसमें। उसको आप कमेंट के माध्यम से कहीं से देख के मुझे बताएं कि इसका जो कोई आंसर आपको माइंड में चल रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो को वॉच करते रहो। टेक्निकल महाप्रतियोगिता जो 28 तारीख को है, 28 जून को, वो मैकेनिकल ग्रुप का है, जिसमें फिटर टर्नर मशीनिस्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग उसमें भी अच्छी तैयारी से आइएगा। जो भी मैंने वीडियो पढ़ाया है और जो टॉपिक बढ़ा दिया गया है उसी में से आएगा। और यदि आप यूपीआरमिनल तैयारी कर रहे हैं, सबकी तैयारी कर रहे हैं, इसरो की, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग, ठीक है, अपना केयर करें। थोड़ा कोविड-19 का माहौल चल रहा है, तो इसलिए बच के रहें, क्योंकि इसमें मामला थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जिस तरह केसेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें सेफ्टी सावधानी बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ